नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के जितने भी दर्शक हैं वो हमें फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं। हमारी दूसरी विंडो में रुचि रोशन जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्थितियां और परिस्थितियां देखिए क्या होती हैं, और घटना और दुर्घटना में जो एक बड़ा अंतर है उस खाई को भी रुचि पार कर चुकी है। रुचि रोशन नाम है इनका, और इनकी जिंदगी की जो रोशनी थी, जिसे ये रोशन मानती थी, उसे वो कहीं खो गया है। उसे समेट पाना, उसे ला पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इस बीच जो दर्द उस सिस्टम ने इन्हें दिया है, उस सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है पूरे बिहार की जनता को, पूरे देश को, स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य सचिव को, उस कमेटी को जो बैठक करती है, बातें करती है, मुख्यमंत्री को ये कहती है कि भाई आप इस दिशा में काम करें, ये काम करें, वो काम करें। लेकिन भागलपुर में जो हुआ, और रुचि इधर से उधर भागती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, आंसू पोंछने के बजाय। मैं बता नहीं सकता कि लोग किस कदर, जिसे समाज कहते हैं, वो इस कदर भी गिद्धों की तरह हो सकते हैं, उनकी सोच गिद्ध की तरह हो सकती है। जिस अस्पताल में जा रही है इलाज के लिए, वो भी नाकाम साबित होता है, पैसे ऐंठता है, पता नहीं क्या। रुचि, पूरी कहानी हम जानना चाहेंगे। पूरा बिहार, पूरा देश आपको सुन पा रहा है इस वक्त। मुख्यमंत्री जी भी सुन पा रहे होंगे, स्वास्थ्य सचिव सुन पा रहे होंगे, स्वास्थ्य मंत्री सुन पा रहे होंगे, डिप्टी सीएम सुन पा रहे होंगे। पूरे भागलपुर नहीं बल्कि सभी लोग सुन पा रहे होंगे। आप अपनी कहानी बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ? होली में आप आए थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कैसे बिगड़ गया ये तानाबाना? सर 9 अप्रैल को मेरे हस्बैंड को फीवर हुआ, काफी हाई फीवर था। 10 को जाके, मैं कहलगांव में थी एक्चुअली, भागलपुर के पास एक जगह है कहलगांव। 10 को जाके हमने आरटीपीसीआर करवाया। वहां पे उन्होंने बोला कि 24 to 48 आवर्स में रिपोर्ट आ जाएगा। 2 दिन बाद हमने फिर चेक किया, हम जाके चेक किए, फोन कर करके हम लोग परेशान होते रहे। बाद में पता चला कि 8-10 दिन आपको मिनिमम लगेगा, क्योंकि काफी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं। मैं अगर अपनी बात भी छोड़ दूं, किसी और की भी बात करूं, तो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव बंदा है और वो अपना आरटीपीसीआर जाके दे के आया है और वो वेट कर रहा है अपने रिजल्ट का, और वो हर जगह घूम रहा है, पहले तो आप ये सोचो कि कितना स्प्रेड होगा वो। खैर वो अब मेरे लिए सेकेंडरी है। और 10 दिन तक उन्होंने बोला कि नहीं आएगा रिपोर्ट। फिर 4-5 दिन बाद मैं भागलपुर गई डॉक्टर से दिखाने, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के यहाँ मैं गई दिखाने। तो उनके जो कंपाउंडर बैठते थे, जो नाम लिखते थे पेशेंट्स का, मैंने बोला कि सर हमें बेड चाहिए, इनकी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। तो वो ठहाका मार के हंस के कह रहा है, ये तो कितने हट्टे कट्टे हैं यार, इनको क्या हुआ है, इन ऐसे ही सर्दी खांसी बुखार होगा। मैं अपने हस्बैंड को कहती रही कि नहीं आपकी तबीयत नहीं ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं ये भी कह रहे हैं, चलो हम वापस चलते हैं। हम लोग वापस फिर कहलगांव आ गए अपने घर। फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत रात में बहुत बिगड़ गई, खांसी होने लगा बहुत, मतलब बिगड़ गई, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो रहा था, खांसी हो रही थी बहुत तेज। सिम्टम्स आने लगे। हाँ, सिम्टम्स आने लगे। तो हमने नोएडा में मैं रहती हूँ, तो नोएडा के एक डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन से प्रैक्टो के थ्रू मैंने बात किया। तो सर ने बोला कि सीटी चेस्ट करवाओ, सीटी चेस्ट करवाने से क्लियर हो जाएगा। और उस बीच में मैंने रैपिड एंटीजन 3 बार करवाया, तीनों बार नेगेटिव आया रैपिड एंटीजन। फिर जब सीटी चेस्ट हमने करवाया तो लंग्स में इन्फेक्शन आया, लेकिन मॉडरेट इन्फेक्शन, 60% से कम, जो कि 100% रिकवर कर सकता था, सारे डॉक्टर सारे लोग कह रहे थे। और लंग्स का एक एक पार्ट, एक एक बोन, हर चीज सही था सर। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, जब इन्फेक्शन है और उसमें आ गया था रिजल्ट में टिपिकल कोविड, तो हम लोगों ने सोचा नहीं, अब तो हमें बाहर, एक तो घर में लोग थे तो हमने सोचा कि नहीं हॉस्पिटलाइज होना मैंडेटरी है। हम लोग हॉस्पिटल आए, लोकल हॉस्पिटल, वहां पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उन्होंने पहले ही दिन, डॉक्टर सुमित चौहान थे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, दिल से उनको थैंक यू कि उन्होंने हमें सही रास्ता वहां पे दिखाया। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अरेंज करो। और मेरी मदर की भी तबीयत साथ में खराब थी, एक ही वार्ड में आईसीयू में एक बेड पे मेरी मम्मी थी और सामने मेरे हस्बैंड थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने अरेंज किया। पहले दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन पड़ा नॉर्मली, दूसरे दिन जब रेमडेसिविर इंजेक्शन पड़ रहा था, वो इंजेक्शन बहुत महंगा है। और सर आप लोग इतने दिन में समझ गए होंगे कि रेमडेसिविर की कितनी किल्लत है अभी इंडिया में, कितनी किल्लत है। और हाफ इंजेक्शन सर, हाफ वो लिक्विड पूरा गिरा दिया नीचे। मैंने बोला कि
गलती से उनसे गिर गया, मतलब गलती से आराम से कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं, गाना सुन रहे हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने बोला सर ये हाफ गिर गया सर, अब ये कैसे काम करेगा? तो एक बगल में एक था कंपाउंडर, आप किसी का फेस भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना सही से, सब वो भी फेस मास्क पहने होते हैं। एक था बंदा श्यामला सा, उसने मुझे कहा ये कितने का था? 10,000 का? 50,000 का भी होता ना तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाती हम लोगों का। मैं डर के हट गई सर, क्योंकि वहां पे ना ये लोग अंदर रहते हैं अटेंडेंट, ऑब्वियस सी बात है कोविड वार्ड है, अंदर नहीं रहने दे रहे हैं। लेकिन इतना मैं डर गई उस दिन कि ये लोग जब इंजेक्शन, जो जो जान बचाने वाला इंजेक्शन है वो उसके साथ ये लोग ये चीज कर रहे हैं। मैं बाहर आके वहीं जो कोविड वार्ड था उसके ठीक सामने सर बेडशीट डाल के मैं बैठ गई। मुझे भगाते रहते थे, ये बैठने की जगह नहीं है जाओ। 2 दिन बाद मुझे समझ आया ना कि ये लोग मुझे क्यों, सॉरी सर, एक दिन मैं नीचे चली गई कुछ देर के लिए कि मैं देखती हूँ कि ये लोग करते क्या है, कि ये लोग मुझे भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब मैं 1 घंटे बाद वापस आई ना, तो ये लोग सब लोग सर सो रहे हैं आराम से, सब लोग ये लोग आराम से सर सो रहे थे, एकदम आराम से। कोई वो नहीं कि पेशेंट अंदर, आईसीयू वार्ड के एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी नर्स नहीं, एक भी कंपाउंडर नहीं। अगले दिन जब मैं सुबह में गई, मैं वहीं बैठे बैठे से थोड़ा आंख बंद करती थी, नीचे फ्लोर पे भगाते थे, मैं जाती थी। जब अगले दिन गई ना तो मम्मी ने मुझे बोला कि रोशन की तबीयत रात में बहुत खराब हो गई थी बेटा। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोली मेरे बगल वाले पेशेंट पे ना एक अंकल थे, वो उनका मास्क हट गया था और वो चिल्लाते रहे कि मास्क ले आओ, मास्क लगा दो, मास्क लगा दो, और किसी ने मास्क नहीं लगाया और वो अंकल मर गए। और ये देख के रोशन की तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी मम्मी सामने थी, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स नहीं है, मेरे माँ बाप उनको बेटे की तरह सर प्यार करते हैं। मेरे हस्बैंड को मेरी मम्मी ने कहा बाबू तुम ठीक हो ना? तो एक नर्स ने आके कहा आप चुपचाप सोती क्यों नहीं है, बक 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 पूरी रात क्यों करती रहती है? मेरी मम्मी चुपचाप रह गई कि कहीं कोई कुछ कर न दे। अगले दिन ये सब इंसिडेंट जब हुआ सर तो मैं बहुत डर गई थी। अगले दिन एक वही ज्योति कुमार, सुना होगा आपने, अटेंडेंट था वहां पे। मैंने उसको बोला भैया प्लीज, उसको मैं शांत शांत देखती थी थोड़ा, मैंने बोला भैया प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या मेरे हस्बैंड का। मम्मी टचवुड थोड़ा बेटर कंडीशन में थी, उठ के वॉशरूम वगैरह चली जाती थी, हस्बैंड नहीं जा पा रहे थे सर, वो बेडरिडन थे प्रॉपर। मैंने बोला सर अगर रात में मुझे रुकने दे देते ना यहाँ पे तो मैं इनका डायपर चेंज हर चीज खुद से करती, लेकिन रात में नहीं रुकने, अंदर नहीं जाने देते हैं, आप प्लीज सब कुछ कर देना, मैं छोटी बहन समझ के आपको बोल रही हूँ। मैं इतनी बात बोल रही हूँ, अचानक से मेरा दुपट्टा गले से खिंचाया सर। ये अभी तक भागलपुर में जो हो रहा है कहानी रुचि बयां कर रही है। हाँ रुचि, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। भागलपुर ग्लोबल हॉस्पिटल सर, भागलपुर ग्लोबल हॉस्पिटल। और मुझे लगा कि मेरे कमर पे कुछ टच हो रहा है और मैंने दुपट्टा खिंचाया सर। मैं ऐसे मुड़ी ना तो मेरी मम्मी उधर से चिल्लाई बेटा ऐसे करके, मम्मी भी बहुत कुछ नहीं बोल पाई सर। और मेरे हस्बैंड का पूरा ये, वो जब भी परेशान होते थे ना किसी बात से, उनका ये पार्ट पूरा पसीना से भीग जाता था, मैं समझ जाती थी कि वो परेशान है। और मैं कुछ नहीं बोली, मैंने दुपट्टा उसके हाथ से खींच लिया और मैं बाहर आके धम से बैठ गई। वो बंदा फिर आया सर, उसने बोला आप जाओ मैं आपके हस्बैंड का ध्यान रखूंगा। और मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। जब 2 दिन बाद फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई और उस हॉस्पिटल में बाईपैप नहीं था, मुझे मायागंज जाना पड़ा। अभी कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं जब लोकल छोड़ रही थी तब क्यों नहीं बोला कि ज्योति कुमार खराब है? मैं कैसे बोलती, मेरी मदर वही थी सर, तभी मेरी मदर नहीं डिस्चार्ज हुई थी। वो बंदा, इतना गंदा बंदा जो आईसीयू में बेड पे पड़े हुए लोग को के साथ ये कर सकता है, वो बंदा मेरी मदर के साथ कुछ नहीं कर सकता था। हेलो हेलो आप बताना जारी रखिए प्लीज। आप बताना जारी रखिए जो बता रही थी मैम। जी जी सर, जी सर। तो कुछ
कुछ लोग कह रहे थे कि जब भी तुम अपने हस्बैंड को लेके मायागंज रेफर किया, मायागंज जा रही थी, तब क्यों नहीं बताया कि ज्योति कुमार खन्ना? बताती सर। मेरी मम्मी वहीं पे हॉस्पिटलाइज थी और डॉक्टर ने कहा था कि 4-5 दिन इनको और लगेगा। 60 इयर्स की है मेरी मदर, मैं कैसे बताती हूँ? वो बंदा कुछ भी कर सकता था सर, वो ऐसा बंदा था। मैं वहां से मायागंज आई। मायागंज में सर एक रूम में 4 बेड लगा था, मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे हम लोग जब से गए उसके रात तक में, सुबह हम लोग 8-9 बजे में वहां पे शायद गए हैं, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, रात के 9-10 बजे तक में 4 लोग मरे सर। कोई नहीं आया देखने। एक अंकल ना तरफ तरफ के मुझे बुला रहे थे, मैं गई, मैंने दोनों हाथ उनका पकड़ा, मैंने बोला अंकल थोड़ा पेशेंस रखिए, अंकल मेरे साथ भी पेशेंट है, आप पेशेंस रखिए, सब ठीक होगा। बोलते बोलते वो जंप कर गए सर, जंप करके पूरा सर उनका फट गया, वो खत्म हो गए सर। फिर एक लड़की थी मेरे बगल वाले दूसरे साइड के बेड पे, उस लड़की ने कहा कि तुमको कितना भी ये लोग भगाएंगे ना कि कोविड वार्ड में मत रुकना, तुम छोड़ के मत जाना, ये लोग बस बेड खाली करने में लगे रहते हैं, तुम लोग बिल्कुल मत जाना। मैं रात में वहां, तुम शाम, और 3-4 लोग सर मरे। उसके बाद शाम होते होते सर मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से बहुत खराब होने लगी, ये लिप्स पे ना इतना लेयर जम गया सर और एकदम ब्लैक हो गए सर, एकदम ब्लैक। और मेरे अब खुद के मेरे रियल ब्रदर भी थे और मेरे जेठ थे साथ में, मेरे भाई से कम नहीं है, वो भी जान दिया उन्होंने अपने भाई के लिए, उन्होंने भी, वो खुद अभी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं कोविड से। मैंने अपने भैया को बोला, जेठ को, कि भैया मुझे लग रहा है ना इनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कुछ तो मास्क में प्रॉब्लम है। मेरी बहन 3-4 बार गई, रात का मुझे लग रहा है 7-8 बज रहा था शायद, 3-4 बार गई नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर्स के रूम में, धक्का देके भगा देते थे, कहते थे तुम लोग क्या करने आते हो यार, कोरोना के पेशेंट हो के तुम लोग गेट लॉक कर रहे हो, हम आराम नहीं करें क्या, हमें आराम करने का हक नहीं है। फिर जब आप जाके फिर से मैंने जब देखा ना सर, फोल्डिंग को खोल के बेड करके और मूवी देख रहे थे लाइट ऑफ करके सारे के सारे डॉक्टर्स सर। आप सोचो ना, मेरे वीडियो पे ना एक आध कमेंट मैंने देखा है कि ये झूठ बोल रही है, मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? नहीं, मैं तो किसी को जानती थी। मैं और मेरे हस्बैंड सर हर नवरात्रि पे अमीर बच्चों को नहीं सर, झुग्गी से पकड़ पकड़ के, मेरे हस्बैंड में गुस्सा होती थी, क्यों जाते हो झुग्गी झोपड़ी, रहने दो ना। नहीं, झुग्गी झोपड़ी, मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, जिनके मम्मी पापा नहीं होते उनको पता होता है, सबको बुला के सर हम लोग घर पे खिलाते थे सर। लेकिन आज मेरे बाबू के साथ नहीं न्याय हो पाया। न्याय नहीं हो पाया रुचि, ये बात तो बिल्कुल जायज है आप जो कह रही हैं, और कोविड हॉस्पिटल में यही सब कुछ चल रहा है। कई चीजें आपके जरिए, आप जैसे लोग जो कि गंभीर रूप से जो पीड़ित हैं उनकी जगह बाहर आती हैं, ये सब कुछ होता रहा। आप गुहार लगाती रही हर डॉक्टर को, हर चौकीदार को, हर उस कंपाउंडर को जगाती रही, कोई आपके साथ नहीं हुआ। उसके बाद कभी मन में, दिमाग में ये प्लानिंग हुई कि वहां से कहीं एस्केप करते हैं, कहीं और ले जाते हैं? जब भी मायागंज में जब भी वो हुआ ना सर मास्क वाला, तो फिर मेरी बहन दौड़ के फिर से गई मेरी दीदी डॉक्टर को बुलाने, तो एक डॉक्टर आए, फिर उनमें इंसानियत शायद होगी, आए तो वो देखिए अचानक से और एक पाइप उन्होंने इंसर्ट किया ऐसे, तब हमें पता चला कि मास्क बस लगा हुआ था और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं था सर मेरे बाबू में, ऑक्सीजन का। और जब मेरा बाबू मायागंज से आया था ना, उसका 37 या 47 कुछ था, उस पेशेंट को आपने ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं दिया है और वो बेहोश हो गया सर। वो सबको कहने लगा मैं जा रहा हूँ, रुचि का ख्याल रखना, अब मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग रुचि का ख्याल रखना। और फिर जब ऑक्सीजन मास्क जैसे लगा सर, ऑक्सीजन मास्क जैसे लगा सर, वैसे ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन तब हम लोगों ने, सब फैमिली मेंबर्स ने बात करी कि ये नहीं रहने वाला जगह है, और उस अगले दिन हम लोगों को एम्बुलेंस से निकलना था। उस रात मैंने बोला कि आज मैं यहीं रुकूंगी, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। अब आप आओगे सर ऐसे में अपने घर को किसी को छोड़ के, तो मुझे वहां के कर्मचारी ने बोला धक्के मार के निकाल दूंगा यहाँ से, नहीं जाएगी तो धक्के मार के निकाल दूंगा यहाँ से। फिर भी मैं बैठी रही सर, मैंने हल्ला गुल्ला किया। हाँ, यहाँ पर जितने लोग वहाँ पर थे जो काम करने वाले, सभी लोगों ने मास्क, अपनी उनकी आइडेंटिटी जो पता नहीं चल पा रही थी, क्या वो लोग हॉस्पिटल वाली ड्रेस में रहते थे, एप्रन पहने होते थे, उनके कुछ नाम लिखे होते थे, ऐसा कुछ किट में रहते थे सर, पीपीई किट में रहते थे सर, प्रॉपर कंप्लीट पीपीई किट में। हाँ, तो ठीक है, इससे पहचान हुई। फिर वहां से आप लोगों ने जब निकलने का प्लानिंग किया, तो रात भर आप उसी हॉस्पिटल में रही, जागती रही कि आपके मरीज के साथ कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए? पूरी रात सर, पूरी रात।
पूरी ठीक है, रात पूरी रात। सुबह सुबह ठीक है, पूरी रात के बाद सुबह होती है, तब क्या इनका एक पैटर्न चेंज होता है? फिर ये क्या रास्ते पर आते हैं या कहते हैं कि अपने ना, मरीज को लेकर जाइए? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। फिर अगले दिन मैं रात को रुकी, क्योंकि शाम में जाके मतलब शाम तक रुकी, क्योंकि जब अगली सुबह हुई ना तो शाम में जाके एम्बुलेंस वगैरह, हम लोग एक्चुअली एयर एम्बुलेंस का ट्राई कर रहे थे, लेकिन एयर एम्बुलेंस वालों ने बोला कि उसमें अप्रूवल मिलने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा। और बाबू बहुत डर गया था सर। हम लोग चाह रहे थे जल्दी हो, हम लोग यहाँ से निकल जाए। तो हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, और एम्बुलेंस मुझे लग रहा है रात के 11-12 बजे में वहां से निकला। फिर हम लोग पटना आए। एम्बुलेंस राजेश्वर एम्बुलेंस आपको आसानी से मिल गया? सर, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ से मिला नहीं मिला। मेरे जेठ और मेरे भैया दुबई से दोनों मिलके ये सारा व्यवस्था कर रहे थे। मैं तो बाबू के पास बैठी रहती थी। अभी अभी मुझे तक कुछ अभी तक आपके पति जिंदा थे, सांसें चल रही थी, स्थिति गंभीर बात कर थी रहे थे सर, और बात कर रहे थे, बात कर इशारे रहे से थे बात और कर रहे थे सर। ओहो, उसके बाद मतलब इशारे, उसके मतलब बाद मास्क, अगर आपको कोई मास्क लगा देगा आपकी पूरी क्लियर आवाज नहीं आएगी। लेकिन वहां इशारे पे से जब हम लोग, हाँ जब हम लोग लोकल में थे ना, तभी उनको एकदम बोलना उनका लगभग बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पे जब बाईपैप लगा ना, बीपैप लगा, तब हाँ मतलब हाँ, आवाज कोई नहीं समझ पाता था। जब कुछ बोलते थे ना तो सब लोग मुझे बुलाते थे, रुचि को बुलाओ, रुचि समझ जाएगी। तो मैं आती थी, मैं सबको समझाती थी कि बाबू ये कह रहा है, कोई अगली नहीं सुबह समझ फिर वहां पाता। से बिल्कुल आप पटना की तरफ जाती हैं। पटना में क्या होता है, किस अस्पताल में आप जाती हैं? आपको कैसे वहां का पटना में पता चल पाता है? ठीक है, राजेश्वर हॉस्पिटल गए सर हम लोग। वहां पे आईसीयू हाँ में हाँ, एडमिट हुए। वहां पे पहले मुझे ठीक है, कहा गया कि अटेंडेंट अलाउड नहीं है, तुम अंदर नहीं जा सकती। और मुझे पता था कि मेरा बाबू मुझे देखेगा तभी ठीक रहेगा, ऐसे वो नहीं ठीक रह पाएगा। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं घुसने दिया। जब 37 उस पहले तो सर 6 से 7 घंटा मेरा बाबू पॉटीज और यूरिन पास किया हुआ था, उस पे पड़ा रहा, किसी ने क्लीन नहीं किया उसे। मैं बाहर से आईसीयू के बाहर एक ग्लास लगा होता है ना छोटा सा देखने के लिए, मैं जी उससे जी जी, देख के देखा मैंने, तो बाबू ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, आ ऐसे। तो मैंने, एक डॉक्टर निकले, मैंने बोला सर वो कुछ कह रहे हैं। तो डॉक्टर को पता नहीं था शायद कि ये मेरे पेशेंट है। कहते हैं अरे छोड़िए ना, जब से ये लड़का आया है ना तब से ऐसे बौखला है। नहीं, जब से ये छौड़ा आया है ना तब से ऐसे ही बौखला रहा है। मैंने कुछ भी नहीं हाँ हाँ बोला, हाँ, मैं चुपचाप खड़ी रही। जब 37 या 47, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, हो गया उनका ऑक्सीजन लेवल, तब मेरे जीजा जी ने कहा और मेरे जेठ ने कि नहीं अब तुम जाओ, तुम एक बार ट्राई करो। और मैं गई ना सर, 74 हो गया 10 मिनट के अंदर मेरे बाबू का ऑक्सीजन लेवल सर, मेरी बात करने से 74। उसके बाद सब कहते थे कुछ खाना पीना इसको नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही रहेगा, कुछ खाना पीना नहीं दिया जाएगा। और मुझे पता था ना, मैं नोएडा में जब हम लोग रहते थे सर, सुबह उठते ही मेरा बाबू फ्रिज खोलता था, कहता था आज क्या है, आज क्या है खाने में। और मैं रोज सरप्राइज बनाती थी अपने बाबू के लिए, कुछ न कुछ ऑफिस से आने के बाद। तो मैं मुझे लगा कि नहीं भूखा मर जाएगा, मैंने बिना किसी से पूछे जूस को, उनको, उनकी दाढ़ी थी बहुत, तो मैं ना वो मास्क था ना, मास्क और दाढ़ी के बीच में जगह थोड़ी बन जाती थी, तो फ्रूटी वाला स्ट्रॉ होता है ना सर, वो घुसा के मैं उनको पानी जी जूस सब कुछ पिला देती थी। डॉक्टर्स कहते थे आश्चर्य की बात है, हम लोग नहीं कर पाए, आप लोगों ने कर दिया। 4 दिन वहां रुके सर। जिस डॉक्टर ने कहा था कि जी, ये नहीं बच पाएगा, उस डॉक्टर ने मुझे कहा हाँ कि ये तो मिरेकल हो गया, क्या फाइट दी है आप दोनों ने मिलके, ये बंदा तो अब एकदम ठीक हो गया है। जो वहाँ के आईसीयू इंचार्ज थे डॉक्टर धर्मेंद्र, बहुत अच्छे हैं सर वो, डॉक्टर धर्मेंद्र ने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू सर। अभी भी मैं लाइव में बोल रही हूँ, बहुत उन्होंने मदद की। उन्होंने मुझे कहा कि रुचि मैं तो सोच रहा था कि ये बहुत लंबा अभी यहाँ रहेगा, ये तो तुम 2-3 दिन में इसको रिकवर कर दोगी। मैंने अपने बलबूते पे सर बीपैप हटा के नॉर्मल मास्क लगा दिया सर, नॉर्मल मास्क लगा दिया बाबू, नॉर्मल मास्क में वो हाँ आ हाँ, गए और वो बहुत ठीक रहने लगे। 18 लीटर ऑक्सीजन से वो 6-7 लीटर ऑक्सीजन पे आ गए थे सर, मेरी मेहनत से। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत ने सर उनको खा लिया। 1.5 घंटा सर, 1.5 घंटा राजेश्वर में हमने पेशेंट को मरते देखा है ऑक्सीजन के बिना, चीखते चिल्लाते देखा है सर ऑक्सीजन के बिना। राजेश्वर हॉस्पिटल में हम भी ब्लैक में सिलेंडर खरीद के लाते थे, कैसे नहीं खरीद के लाते सर, मर जाता ना मेरा बच्चा कैसे। उसको इतना डर हो गया था ना, एक दिन मैंने पूछा तबीयत ठीक है, तो बोला एकदम ठीक है, ऐसे बस करता है एकदम ठीक। मैंने बोला तो क्या परेशानी हो रही है बाबू, क्यों यहाँ पे पसीना चला हुआ है। तो डर डर, हम किस चीज का डर, तो सिलेंडर बगल में रखा था ना, उसको दिखाया, उस
उसके बाद जब वो मास्क हट गया तो हल्का हल्का बोलने लगा, तो मुझे कहता था डॉक्टर्स चेक करके जाएंगे, उस पर यकीन मत करना, तुम चेक कर लेना बेटा एक बार, तुम एक बार खुद चेक कर लेना कि सिलेंडर है ना अपने पास, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, सिलेंडर है ना। और एक एक घंटा, डेढ़ घंटा, आधी घंटा सर पाइपलाइन बंद होता था सर। और कितने लोग उस चीज में गए हैं सर, कितने लोग उस चीज में गए हैं। आज मेरे खुद के किसी रिलेटिव ने शायद स्टेटमेंट दिया है सर, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, किसी ने शायद बोला है कि एक दिन बस किल्लत हुई थी ऑक्सीजन की। शेम ऑन हिम सर, शेम ऑन हिम। मैं लगातार, मैंने बोला ना कि यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा कोविड वार्ड में, तो मुझे एक डॉक्टर ने कहा खुद नहीं घुसोगे तो कैसे काम चलेगा, हम लोग क्या मरे कोविड के पेशेंट के साथ। 13-14 दिन सर एक टेबल पे 24 घंटे लगातार मैं बैठी रही हूँ सर। 1 महीने पे मैंने आज ब्रश किया है सर, 1 महीने पे मैं हिली नहीं हूँ सर वहां से। मेरे भैया कहते थे ना, मैं सबसे छोटी हूँ सर, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं घर में। मेरे भैया कहते थे कि क्या टाइम आ गया, मैंने अपनी बहन को सावित्री बना दिया। मैं सावित्री सुन के बहुत खुश होती थी, क्योंकि सावित्री तो सत्यवान को वापस ले आया, तो मैं नहीं ला पाई अपने बाबू को सर वापस, मैं नहीं ला पाई। और अभी ये लोग कह रहे हैं। रुचि आप संभल रखिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं, जो ठीक है, जो होना है वो हो चुका है। और वैसे वैसे गिद्धों की नजर पूरे बिहार पर है, और एक दो नहीं, जो व्यक्ति अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि बस एक दिन सप्लाई की कमी हुई थी, उसे शायद ये पता नहीं कि उसका भी नंबर किसी न किसी दिन आएगा। और जिस ऑक्सीजन की बात कह रहा है कि वो सप्लाई टूट गई थी, ऐसा नहीं है, सप्लाई तोड़ी भी जा सकती है, आप मदद भी कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने मदद नहीं की, एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, पटना में जब तक होता रहा और ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, आप लोग इंतजाम करते रहे, उसके बाद क्या हुआ ये भी हम जानना चाहते। उसके बाद ऑक्सीजन का इंतजाम आप लोग कर रहे थे, उसके बाद? हाँ सर, 5 तारीख 4 मई को सर, 4 मई को तबीयत उनकी थोड़ी सी खराब हुई, तो मेरे भैया जो मतलब जेठ जो मेरे हैं, मैंने उनको बुलाया, वो आते थे तो उनको सुधार होता था, बहुत अटैच थे दोनों भाई। उनके आते ही लगता था कि वो जैसे ठीक हो रहे हैं। भैया की भी तबीयत नहीं थी, उनका भी कोविड पॉजिटिव आ गया था, फिर भी मैंने बोला भैया प्लीज चले आइए, और वो चले भी आए। जब वो आए तो रोशन ने बोला कि तबीयत बहुत खराब मेरी लग रही है, बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ परेशानी होगा। तो हम लोगों ने समझाया बहुत कि नहीं, फिर हमने पूछा भी किस तरह का परेशानी लग रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं, लग रहा है कि डर है जो सांस लेने से रोक रहा है मुझे, एक डर है जो मुझे सांस लेने से रोक रहा है। हो गया वो चीज, वो चले गए। उसके बाद 4 तारीख की रात से सर बहुत डाउन होने, मतलब बहुत डाउन कहने का मतलब कि शांत हो गए थे एकदम, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देना, कुछ नहीं देना। फिर भी मैं खाना पीना सब खिला रही थी, सब कुछ प्रॉपर हो रहा था। 6 तारीख को जब भी डॉक्टर आए, तभी डॉक्टर ने बोला, 4 को डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, 5 को डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये तो अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये नहीं बचेंगे, ऐसे वैसे। हाँ, लेकिन हम ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए सर कि 4 को इतने अच्छे थे, 5 को इतने खराब कैसे हो गए, इतनी हिम्मत मैं नहीं कर पाई सर, इतनी हिम्मत नहीं कर। और सब लोग जो बहुत सारे लोग थे वहां भी, 2-3 जो नर्स और जो थे वो लोग अच्छे भी थे, उन्होंने आके बोला भैया आप तो ठीक हो गए थे, क्या हो गया आपको, भैया आप तो ठीक हो गए थे, क्या हो गया आपको। और उसके बाद 6 तारीख को सर अचानक से उनका ये जो वो रेस्पिरेटरी जो मेजरमेंट आता है मॉनिटर पे, वो जीरो चला गया। तभी उनको CPR देने की जरूरत थी। डॉक्टर अखिलेश, वो उनका 17 ऑक्सीजन लेवल हो गया था, डॉक्टर अखिलेश उस समय अपना वो ग्लव्स ढूंढ रहा था कि बिना ग्लव्स पहने कैसे मैं कोरोना पेशेंट को देखूं। 17 ऑक्सीजन लेवल पे सर, आप डॉक्टर नहीं हो ना, आप डॉक्टर नहीं हो, अगर आप राह चलते भी देखोगे ना ऑक्सीजन लेवल है, तो आप जाके उसको पंप करने लगोगे कि ये बंदा बच जाए। और वो ग्लव्स अपना ढूंढ रहा था, वो बंदा अपना ग्लव्स ढूंढ रहा था सर कि मेरा ग्लव्स कहाँ है। उसके बाद तबीयत खराब होने लगी। फिर मेरी एक फ्रेंड है सर, डॉक्टर है, उसने यहाँ पे कॉल किया 7 तारीख को सर मॉर्निंग में कि क्या वो डॉक्टर है कि क्या सिचुएशन है, नहीं है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि फैमिली वाले ना वेंटिलेटर के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन इन लोगों ने हमें नहीं दिया, कुछ नहीं बताया सर। जो वाइफ 25 दिन से
25 दिन से सर मैं अर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। 25 दिन से सर मैं एक टेबल पे बैठी हुई, मैंने पलक नहीं झपका। वो मैं क्या बोलूंगी कि वेंटिलेटर पे नहीं डालना है, या फिर मेरे भाई बहन बोलेंगे वेंटिलेटर पे नहीं डालना है। इन लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं, कोई सुझाव नहीं दिया। और 7 तारीख को 8 तारीख को सुबह में जब भी हुआ कि अब मतलब सांस नहीं चल रही है, और तो सांस धीरे धीरे चल रही थी, तभी वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ था। मैंने बोला चिल्ला चिल्ला के वेंटिलेटर लगा दो, वेंटिलेटर लगा दो। तो वहां पे वेंटिलेटर का कोई कुछ नहीं, इन लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा था कुछ भी। एक नर्स ने बोला भी डॉक्टर अखिलेश को कि क्या करते हो आप लोग, इतना क्रिटिकल पेशेंट अंदर था और आपने इसका भी अरेंज करके नहीं दिया, वेंटिलेटर भी आपने अरेंज नहीं किया। तब वो दौड़ के बंदा गया और उसने लगाया। और फिर जब डॉक्टर धर्मेंद्र आए 7 बजे में, उनका टाइम जब आया, तो उसने रिकन्फर्म किया मेरे सामने कि मैंने सही से लगाया है या नहीं। मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं था वेंटिलेटर लगाने में सर। ओके। कॉन्फिडेंट नहीं था सर वेंटिलेटर लगाने में, और मेरा बाबू चला गया सर। 10 दिन में मेरी एनिवर्सरी है। लास्ट पता है सर, लास्ट लाइन उसने मुझे क्या बोला था? मैंने बोला याद है ना डायमंड बैंगल तुमको मैंने कौन सा दिखाया था एनिवर्सरी का? तो ऐसे ऐसे पलक किया सर, 1 सेकंड मुझे नहीं छोड़ता था सर। एक दूध का पैकेट लाने मुझे वो बाहर नहीं जाने देता था। मैं कहती थी क्यों ऐसे तुम करते हो? कहता था कोई तुमको देखेगा, कोई तुमको कुछ बोलेगा। उसके सामने में सब कुछ, बाबू के सामने में सब कुछ, लेकिन किसी को दया नहीं आती थी, किसी को दया नहीं आती थी सर। कोई दया नहीं कर पाया। बिल्कुल निशब्द हूँ। पूरी ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन को बिल्कुल टूटते और उन ईंटों को बिखरते हुए समझ पा रहा हूँ। और ये गति सिर्फ रोशन जी की नहीं हुई, और ये गति किसी की भी हो सकती है। और पता नहीं कितने परिवार हैं जो व्याकुल इसी तरह, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके माता पिता, बूढ़े माता पिता बेचारे घूम रहे होंगे, कितनी सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। सिस्टम मुझसे ज्यादा भी शायद हुई होगी सर, मुझसे ज्यादा भी शायद हुई होगी सर, मैं ये भी कह रही हूँ। जब ये सब हो गया उसके बाद भी आपके साथ एक घटना घटी है? हाँ जी सर। इसके बाद भी कोई घटना घटी, कोई बदतमीजी किसी ने की, कुछ ऐसी? नहीं सर, उसके बाद तो सर मैं बाबू के साथ ही थी, बाबू के बॉडी के साथ ही थी सर। मेरे भैया, दीदी और जीजा जी लोग सब कुछ डील कर रहे थे। मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं पता है सर, क्या हुआ नहीं हुआ। मैं तो बाबू के साथ ही घाट तक गई, मैंने ही विसर्जित किया सर बाबू। मैंने ही लास्ट ईयर सर जब सुशांत सिंह राजपूत वाला हुआ था ना, तो उनकी बहन लोग जब गंगा में विसर्जित करने आई ना, तो मैं टीवी देख रही थी। मुझे बहुत प्यार करते थे सर वो, बहुत। मेरा आंख बंद कर दिया, बोला तुम ये सब मत देखो ना, तुम वीक हो, तुमको समझ नहीं आता है, तुमको इतना प्रोटेक्ट करके हम रखते हैं। और मैंने 8 तारीख को अपने हाथों से बाबू को विसर्जित कर दिया गंगा में। रोशन के बिना सुबह होती है, अब शाम भी हो जाती है। रुचि अकेली है, लेकिन रुचि आप अकेली नहीं है। देखिए हम लोग सभी आपके साथ हैं, ढाढ़ बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपके हर सुख दुख में साथ हैं। आपकी आवाज को इस प्लेटफॉर्म पर लाना इसलिए भी ज्यादा जरूरी था कि हमारे साथ जब मंत्री बैठते हैं तो लंबी लंबी बात करते हैं। कल ही डिप्टी सीएम के साथ एक इंटरव्यू हमारा हो रहा था, मैं ही उनसे सवाल कर रहा था, और कई लोगों ने कहा कि काफी सॉफ्ट तरीके से आपने उनसे बात कही रेशियो को लेकर। लेकिन जब आपकी खबर को पढ़ा, जाना, समझा, और कई बार पढ़ा, उन अखबारों को, उन टीवी चैनलों से जो हमारे सहयोगी भेजते हैं, कई चीजें हमने जब समझ में आई, फिर लगा कि नहीं, ये पर्दा इस पर से हटना चाहिए। लोग जो कुछ भी कहें मतलब उससे नहीं है। जब हमारा खोया है तो हम बोलेंगे, और हमारे बदले कोई दूसरा नहीं बोलेगा। रुचि, आपकी आवाज तो सरकार भी सुन रही है इस वक्त, क्या कहेंगे? सर मैंने कल भी 1-2 इंटरव्यू दिया है। किसे दिया मुझे नहीं याद, मुझे कुछ नहीं पता किसे दिया, बस मैं बोल रही थी। लेकिन और ना मेरे पे किसी का प्रेशर है ना दबाव है, मैं खुल के कह रही हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं नीतीश कुमार या सिर्फ मैं कैसे शिकायत रख सकती हूँ सर? सीएम हॉस्पिटल बना देंगे ना सर, हॉस्पिटल के ओनर हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी कर देंगे ना, चलाओगे तो स्टाफ ना,
मुझे बस स्टाफ से दिक्कत है सर, और किसी से दिक्कत नहीं है सर, किसी से नहीं। मैं दिल से कह रही हूँ सर, दिल पे हाथ रख के कह रही हूँ, मुझे बस हॉस्पिटल के स्टाफ से दिक्कत है, मुझे बस उन सारे लोगों से दिक्कत है जिसने मेरे बाबू को नहीं मदद की, मेरे बाबू की केयर नहीं की। इसमें राजेश्वर हॉस्पिटल में एक रात बाबू को पूरी रात का दवा ही नहीं चला सर। उसमें नीतीश कुमार क्या करेंगे सर? वो आके तो नहीं देख सकते ना सर। मेरा नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं है सर। आप ये नहीं समझना कि मैं सीएम को खुश करने के लिए ये बात बोल, मैं गलत इल्जाम में नहीं लगा सकती ना सर। सरकार तो हॉस्पिटल बनाएगा, व्यवस्था देगा ना सर, लेकिन चलाने वाली की गलती है ना सर। वो नहीं चला रहा है, उसमें मैं उनको नहीं ब्लेम, मैं तो इन लोगों को ब्लेम करूंगी जो रात भर बैठ के वीडियो देखते हैं और नींद लेते हैं, नाइट ड्यूटी वाले लोग। राजेश्वर धरती के भी अच्छे भगवान लोग हैं। से आपका क्या, मैंने बोला ना धरती सर, के धर्मेंद्र भगवान सर ने कहलाते मेरी हैं बहुत डॉक्टर, तो मदद की। क्या आपने एक क्या डॉक्टरों के लिए जो एक बनाया, अभी तो दिमाग में एक चीज, एक खाका तो जरूर होगा कि डॉक्टर जिन्हें धरती का भगवान कहते हैं, तो क्या ये भगवान वाली जो छवि है वो बिल्कुल हट चुकी है आपके दिमाग से, या अभी भी आस है उसमें कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है सर। नर्सिंग मतलब क्या होता है सबको पता है। बिल्कुल हट चुका है सर। जैसे भगवान पे से हट गया ना, वैसे ही डॉक्टर्स पे से भी हट गया सर। बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रह गया सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने एक बात कही कि सरकार सुविधाएं, नीति बना सकती है, योजनाएं बना सकती है, हॉस्पिटल बना सकती है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग जब काम नहीं करते तो गाली सरकार को पड़ती है। लेकिन मैं रुचि कहना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसे लोगों पर भरोसा ही क्यों किया? अगर सरकार ने भरोसा किया, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी, उन पर पूरी जिम्मेदारी निभाने का एक प्रेशर होता है। पुलिस के चलते सरकार गाली खाती है, प्रशासन के चलते गाली सरकार खाती है, हॉस्पिटल की वजह से सरकार गाली खाती है। जब आप लगातार गालियां खा रहे हैं, उसके बाद भी आप चेत नहीं रहे हैं, आपको सरकार से ही एग्जैक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार से पहले सर उन डॉक्टर से लेना पड़ेगा सर ना, क्योंकि जिसने किया उससे लेना है ना सर हमें, है ना। अभी मेरे साथ घटना हुई, आप मेरे नेबर से नहीं पूछोगे, या आप मेरे फैमिली मेंबर से किसी से जाके नहीं पूछोगे, है ना, मेरे रिलेटिव से नहीं पूछोगे, आप मुझसे पूछोगे। मेरा ये कहना है, मैं कल से यही कह रही हूँ, और मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ सर, मैं किसी डर, किसी प्रेशर, किसी चीज में ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बहुत बोल्ड हूँ, बहुत हिम्मती हूँ मैं सर। मैं खुल के कह रही हूँ कि पहला क्वेश्चन डॉक्टर से होना चाहिए, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से होना चाहिए। ग्लोकल वाले कह रहे हैं, ग्लोकल के जो मैनेजर हैं भागलपुर ग्लोकल के, वो कह रहे हैं जब अपने हस्बैंड को लेके गई तब क्यों नहीं ये बात बोला? कैसे कहती मैं, मेरी 60 साल की माँ आपके हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, मुझे डर था कि कुछ कर दोगे आप। मैं कैसे कहती? ठीक है सर, रिकवर होके आ गई है सर, रिकवर। परिवार में कौन कौन से लोग हैं अभी मेरे साथ? अभी है सर मेरे मम्मी पापा, भैया, दीदी, जिया जी, सब लोग हैं सर, पूरी फैमिली है मेरे साथ। आपके बच्चे भी हैं? नहीं सर। फिर आगे भविष्य के बारे में कुछ सवाल बोलिए, या फिर एक भाई होने के नाते, एक बहन से ये जानकारी चाहता हूँ कि क्या आगे का भविष्य कैसे तय करना है? बाबू का सारा काम पूरा करूंगी सर, बहुत सारा सपना था उसका, बहुत सारा सपना है। क्या किया आपने? मैंने मास्टर्स किया है सर, बैंगलोर से, बायोटेक से मैंने ग्रेजुएशन किया है, फिर मास्टर्स किया है सर दिल्ली से। ये अक्सर हमने देखा ऐसी घटनाओं पर राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग आते हैं, आपके पास भी? मैं बस उसको बंद करना चाहती हूँ सर, वो मैं नहीं होने दूंगी कभी भी, वो मैं नहीं होने दूंगी। क्योंकि वो इसलिए नहीं होने दूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को उस चीज से सख्त नफरत था। हम लोग जब टीवी शोज, न्यूज शोज देखते थे ना, तो जब भी कुछ ऐसा होता था ना, तो वो बहुत इरिटेट होते थे, बहुत ज्यादा। तो मैं वो नहीं होने दूंगी, मैं किसी से नहीं मिलूंगी, किसी नेता से नहीं, किसी से नहीं, ये चीज नहीं, बस मीडिया वालों से। क्योंकि मीडिया वाले मेरे माँ बाप, भाई बहन बन के खड़े हुए हैं मेरे साथ इस बार। बिल्कुल रुचि, मैं आश्वस्त करता हूँ, बिल्कुल कभी भी जरूरत हो। अभी मैंने आपकी आंखों में आंसू देखा सर, बहुत बार देखा मैंने।
और आप रो रहे थे ना, लेकिन मुझे हिम्मत मिल रही थी आपके आंसू देख के सर। मुझे बस मीडिया पे भरोसा है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी नेता से नहीं, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लोग कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, मैं जा रही हूँ अपने घर नोएडा, मैं कार्रवाई करूंगी, सब कुछ करूंगी मेरा, लेकिन कार्रवाई करना, मुझे न्याय मिलना, मेरे साथ क्या गलत हुआ सब सेकेंडरी है। प्राइमरी है जो लोग हैं उनका आंख खुल जाए कि आप जो अंदर डाल के आ जाते हो ना, और फिर न्यूज आता है ना कि एक्सपायर कर गया आपका पेशेंट, तो एक्सपायर नहीं करता है, वो मर्डर किया जाता है आपके पेशेंट का अंदर में। आप रुको उनके साथ, आप मत छोड़ के आओ उनको अकेले, वो तरफ तरफ के मर जाते हैं। वो कहते हैं सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, और वो मर रहे हैं अंदर में। सब लोग आंख खोलो और अपने कितना भी बोले कोविड वार्ड है, कोविड वार्ड है, मास्क पहनो, पीपी किट पहनो, लेकिन अंदर जाओ और रुको, नहीं तो मार देंगे सबको। ये लोग आके पूछते हैं ये बेड खाली नहीं हुआ अभी तक, मतलब कि ये आदमी नहीं मरा अभी तक। ओहो। मेरा जब कल वीडियो वायरल हुआ है ना सर, तो एक लड़के ने मुझे कॉल किया, एक भैया ने मुझे कॉल किया, तो मैंने कॉल पिक नहीं किया, कल मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम आपने इंटरव्यू में एक बोला है कि एक अंकल मास्क के बिना तरफ तरफ के मर गए, किस दिन की घटना है? मैंने बोला 17 तारीख। तो वो मेरे पापा थे। ओहो। और फिर उसने एफआईआर किया है सर, फिर उसने एफआईआर किया है कल जाके। मैं बस ये करवाना चाहती हूँ, और ये सब कुछ सेकेंडरी है, लेकिन करूंगी मैं कानूनी कार्रवाई, ये सब करूंगी, लेकिन सेकेंडरी है, बहुत सेकेंडरी है, बहुत सेकेंडरी। प्राइमरी है एक्सपोज करना, बस लोग समझे। रुचि, न्याय पे भरोसा है आपको? इंसाफ मिलेगा? भागलपुर में तो शुरू हो गया है सर, पटना वाले पे थोड़ा डाउट हो रहा है, पटना वाले पे डाउट? क्योंकि अभी तक राजेश्वर में पुलिस भी नहीं गई है सर। पटना वाले पे थोड़ा डाउट हो रहा है। आपके लिए रुचि मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे हमने संपर्क साधने की कोशिश की, और स्वास्थ्य मंत्री से भी। वो लोग तो एक सरकारी नंबर चलता है 94 से शुरू होता है 9 बिहार में, उसे रखना फख्र की बात होती है कि मेरे पास सरकारी नंबर है, जो लगता नहीं। और हमने कई बार कोशिश की कि उन्हें भी बिठा लें, और काश अगर आज बैठते तो रुचि रोशन जी। और एक तरफ से हमारी तरफ से कोशिश होगी, क्योंकि जो हमारे एडिटर्स हैं, हमारा जो पूरा एडिटर पैनल है, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो इस इंटरव्यू को देख पा रहे हैं। बात नहीं करूंगी मैं सर। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि बस मीडिया कर्मी पे मुझे भरोसा है, किसी पॉलिटिशियन से भी बात नहीं करवाइएगा प्लीज। लेकिन जब तक उनके कुर्तों को खींच कर फाड़ेंगे नहीं ना, जब तक हम नंगा नहीं करेंगे, जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए आज आपकी बात सामने आई, लेकिन उस लड़के को तब पता चला जब आपका वीडियो उसने देखा कि उनके पिता थे जिनका मास्क हटा दिया गया, और ये सब अंदर खाने चल रहा है। तो एक सवाल हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो आपने बिल्कुल कहा कि नहीं, उनकी जो शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। फिर ये नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो नहीं है। राजेश्वर में इस वक्त हम और बाप बात कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन वहां दम तोड़ रहा होगा, या फिर किसी भी अस्पताल की बात करें, हम एक अस्पताल की बात नहीं करते, किसी भी निजी अस्पताल की। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो फंक्शन, ये सभी संदेह के घेरे में, जिस तरीके से लूट मचा रहे हैं। प्राइवेट ही नहीं है सर, मायागंज प्राइवेट नहीं है ना, मायागंज की हालत तो सबसे बदतर थी। लेकिन प्राथमिकता के तौर पर आप अपने पेशेंट को वहां पर लेके गई कि वहां इलाज होगा, कोविड वार्ड, ये फलाना थिलाना होगा, लेकिन यहाँ पे बीपैप नहीं था ना, लोकल में बीपैप नहीं था, और हमें अर्जेंट बीपैप चाहिए था, तो मायागंज में ही बीपैप मिल पा रहा था, इस वजह से हम गए वहां पे सर। ठीक है, एक अंतिम सवाल, ज्यादा मैं नहीं पूछूंगा, एक सवाल और भी करना चाहता हूँ कि जो कोई भी अगर चाहे कि उनका मरीज अंदर है, उसे देखें, उनसे एक बार बात कर लें, ये संभव आसानी से हो पाता है? कहाँ सर? राजेश्वर में? कहीं भी, किसी भी अस्पताल में, जहाँ राजेश्वर में तो खुशी कहते हैं कि आप लोग आके आराम से देखो अपने पेशेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ एक दो बैठे रहते हैं, क्योंकि वो तो देख नहीं सकते ना, वो तो देख नहीं सकते, तो आपको अलाउ करते हैं कि जाके बैठो और सेवा करो अपने पेशेंट की। कई लोग आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, और कई लोग जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मेडिकल सिस्टम को करप्ट मानते हैं, सुसाइड लिखते हैं, आपके साथ होने की बात कहते हैं, और मायागंज जाना, मौत को गले लगाना, ये शीतल राज है। कई लोग
जो इस वक्त आप हमसे जुड़ रहे हैं, बातचीत आपसे कर रहे हैं, एक गंभीर विषय तो है कि स्वास्थ्य सिस्टम लड़खड़ा गई है और हमारे ही जो पैसे हैं उस पर अस्पतालों का निर्माण होता है, लेकिन उस निर्माण के बाद भी हमें मौत अगर गले लगा ले तो ये बहुत ही शर्मनाक है। रुचि रोशन जी, आप हमारे साथ अपनी बातों को रख पाई बहुत हिम्मत के साथ। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी कोई दिक्कत हो, व्यक्तिगत तौर पर से भी या फिर हमारे चैनल के माध्यम से भी अपनी बात रखने के लिए आप बिल्कुल, हमारे भी दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। और ऐसे, ये हमारे लिए एक मुद्दा नहीं है, हमारे घर का मामला है, क्योंकि अगर ऐसे मामले बढ़ेंगे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमें अपने घर को बचाना है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी बात को हम उस जगह पर पहुंचाएं। और इस वक्त भी जितने लोग हमें देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से, जितने लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग, जितने लोग भी देख पा रहे हैं, इस बात को लेकर मर्माहत उनके अंदर भी एक बात जो है टीज कर रही है कि कैसे हम अपनों को बचा पाएंगे। रुचि रोशन के साथ जो हुआ हमारे साथ ना हो, इसके लिए क्या करना होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, लेकिन पता नहीं मैं कब भूल पाऊंगा जब आपसे ये कहा गया कि बस एक ही दिन ऑक्सीजन की सप्लाई काटी गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ भी, हमारे घर में भी, हमारे परिजन भी कोविड पेशेंट हैं, पीड़ित हैं, और आपकी घटना को मैं अपने ऊपर रखकर देख रहा हूँ कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। व्यवस्थाओं का रोना चलता रहेगा। रुचि, आपने समय निकाला इस वक्त भी, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 18 पर आने के लिए बहुत शुक्रिया रुचि। और चलिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी दर्शक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।